नमस्कार। हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं वह अर्थ अर्थात धन की धुरी पर घूम रहा है। प्राचीन काल से ही भारत भूमंडलीकरण की बात कर रहा है और इसकी परिभाषा वसुधैव कुटुंबकम से जोड़कर दी जाती है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हम आप सभी एक दूसरे के कुटुंब है, अर्थात संबंधी है और आपस में भाई भाई है, अर्थात किसी का भी अहित न सोचना है और न ही करना है। किंतु दुर्भाग्य से भूमंडलीकरण का प्रयोग अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन से अभिहित किया जाता है। अंग्रेजी का ग्लोबलाइजेशन पूर्ण रूपेण व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन का अर्थ यदि बनियाकरण किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें एक देश दूसरे देश का अवशोषण करके आगे बढ़ने का काम करता है। इस अवधारणा में स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है। अतः मेरे विचार से भूमंडलीकरण को अंग्रेजी में भूमंडलीकरण से ही अभिहित होना चाहिए, न कि अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन थे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिंदी शब्द धर्म का अंग्रेजी रिलीजन नहीं दिया जा सकता है। खैर, यह एक लंबी चर्चा का विषय है। आज का जो चर्चा का विषय है वह है अंतर्राष्ट्रीय संस्था IMF से जुड़ा हुआ। IMF की स्थापना दुनिया में आर्थिक समानता लाने के लिए किया गया था। कोई भी देश प्रगति करने से पीछे न रह जाए, उन्हें IMF आर्थिक सहायता पहुंचाता है। कोई भी देश कोई महामारी की भीषण चपेट में ना आ जाए, IMF उन्हें सहायता पहुंचाता है। कोई भी देश में बहुत बड़ी आर्थिक संकट ना आ जाए और वहां की जनता भूखे ना मरने लगे, इसके लिए IMF उन्हें सहायता पहुंचाता है। किंतु यह सहायता ऋण के रूप में होता है, न कि मुफ्त में दी जाने वाली सहायता। किंतु एक बात तो अवश्य है कि जरूरतमंद देशों को जो सहायता प्रदान की जाती है उसके एवज में जो ब्याज तय किया जाता है वो महज 1 से 2% होता है। एक और बात है कि यह सहायता उन्हीं देशों को मिलता है जो IMF के सदस्य है। पूरे विश्व में 195 देश हैं, जिसमें 190 देश IMF के सदस्य हैं। हालांकि लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं, किंतु प्रश्न उठता है कि क्या IMF विश्व की गरीबी को खत्म करने के लिए शीर्ष भूमिका निभा पा रहा है? क्या इस विश्व संगठन के द्वारा आवंटित राशि आर्थिक रूप से पिछड़े सदस्य देश उठा पा रहे हैं? क्या गरीब सदस्य देश किसी भी महामारी से अच्छी तरह से निपट पाने के लिए IMF कितनी सक्रिय भूमिका निभा पा रहा है, इत्यादि इत्यादि। इसकी भूमिका विश्व से गरीबी हटाने की कितनी है? किसी महामारी से विश्व को निकालने की भूमिका इसकी कितनी है? जब किसी सदस्य देश में तरलता संकट आ जाए तो इसकी भूमिका कितनी होगी? इन्हीं बातों पर चले चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह जान लें कि IMF किसी जरूरतमंद देश को आर्थिक सहायता पहुंचाता कैसे है और यह सहायता कितना प्रभावी होता है। IMF शीर्ष सदस्य देशों द्वारा दिए गए फंड पर चलता है। जो जितना फंड देगा उसका IMF पर उतना ही दबदबा रहेगा। यह जान लें कि IMF पूरी तरह से कोटा पर आधारित प्रणाली है। इस प्रणाली को अच्छी तरह से समझने के लिए हम ले लेते हैं भारत के केंद्र सरकार को उदाहरण के रूप में। केंद्र सरकार के पास रेवेन्यू या राजस्व कई तरीकों से पहुंचता है और यह रेवेन्यू सरकार फिर देश के अलग अलग क्षेत्रों में विकास के कार्य हेतु उस क्षेत्र के सांसदों अर्थात MPs के कोटा को देखते हुए फंड अलॉट करता है। फिर सांसद उस फंड को अपने अनुसार इस्तेमाल करके उस क्षेत्र का मूलभूत विकास करते हैं। यह कोटा किसी व्यक्ति विशेष या निजी क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। MPs अपने कोटे की यह राशि अपने क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं। उनके क्षेत्रों में बीमारियों से लड़ने के लिए करते हैं, गरीबी निवारण के लिए करते हैं। ठीक उसी तरह से IMF कोटा सिस्टम पर काम करती है। इसमें मान ले IMF सरकार है और MPs अलग अलग देश हैं, जिन्हें IMF की तरफ से हर देश को अपने क्षेत्रीय मूलभूत विकास के लिए कोटा फिक्स किया गया है और हर एक देश अपने कोटा के हिसाब से आवंटित राशि का प्रयोग करता है अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मूलभूत संरचना का विकास करने के लिए। इतना समझ लेने के बाद अब प्रश्न उठता है कि हर एक सदस्य देश का कोटा कैसे फिक्स होता है। दोस्तों, यह कोटा उस देश की आर्थिक सुदृढ़ता, उसके निर्यात, उसके IMF में योगदान की राशि पर निर्भर करता है। IMF कोटा को SDR में व्यक्त किया जाता है। SDR कोई करेंसी नहीं है, यह 5 करेंसीज का पिटारा है और यही 5 करेंसी SDR के वैल्यू को US डॉलर में तय करता है। अभी एक SDR बराबर 1.41 US डॉलर है। इससे रिलेटेड विस्तृत जानकारी पिछले वीडियो में हमने दे रखा है, आप उसे अवश्य देख ले और सुन ले। अब हम यह जान ले कि हर एक देश को कोटा कैसे आवंटित होता है और कोटा का क्या क्या रोल है।
सबसे ज़्यादा किसे कोटा मिला हुआ है और इस कोटे से किसको ज़्यादा फायदा मिलने वाला होता है? क्या कोटा आवंटन में कोई त्रुटि है? यदि कोई त्रुटि है तो कैसी त्रुटि है? सभी के बारे में एक एक कर जवाब लेते हैं। जैसे कि हमने अभी जाना है कि IMF कोटा प्रणाली पर काम करता है। कोटा सबसे ज़्यादा US को मिला हुआ है। इस ग्राफ को देखिए, जिसमें US को सबसे ज़्यादा कोटा शेयर 17.46% मिला है और इस तरह से इसके पास 82,994.2 लाख SDR है और इसकी वोटिंग प्रतिशत भी अन्य सभी सदस्य देशों से ज़्यादा है। कोई भी विशेष बदलाव के लिए IMF को कम से कम 85% वोटिंग की आवश्यकता होती है, जो अमेरिका के बिना संभव नहीं है, क्योंकि इसके पास वोटिंग शेयर 16.52% है और यदि सारे देश का वोटिंग शेयर मिला भी दे तो वे शेयर 85% से कम ही होंगे। इसलिए अमेरिका के पास वीटो प्राप्त है, जो वह किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता है। चीन की वोटिंग प्रतिशत 6.09 है और भारत की 2.64% है। और एक बड़ी बात यह है, यदि कोई बड़ी वैश्विक आर्थिक संकट आ जाए तो ऊपर से बड़े कोटा रखने वाले देश कुल SDR का सबसे बड़ा राशि, जिसे लायंस शेयर कहते हैं, ले जाएगा और बाकी सभी कम कोटे रखने वाले सदस्य देशों को थोड़े थोड़े से ही काम चलाना होगा, जो अपर्याप्त होगा, ऊँट के मुँह में जीरा होगा। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि IMF जिसका उद्देश्य दुनिया से गरीबी हटाने के लिए बना था, आर्थिक समता लाने के लिए बना था, वो क्या इस कोटे सिस्टम से अपना उद्देश्य कभी पूरा कर पाएगा? मेरे विचार से तो कभी नहीं। यही कारण था कि पिछले साल 2020 में IMF ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए IMF ने जो 500 बिलियन SDR का आवंटन किया अपने सदस्य देशों के लिए किया था, का अमेरिका और भारत ने विरोध किया। इन दोनों देशों का कहना सही था कि जिस राशि का आवंटन किया गया है उसका सबसे बड़ा भाग शीर्ष देशों के पास चला जाएगा और बाकी सदस्य देशों को थोड़े ही फंड मिलने के कारण वे इस महामारी से लड़ नहीं पाएंगे। किंतु एक बात है कि कोई आत्मनिर्भर देश तब तक IMF से लोन नहीं लेता है जब तक वह देश पूरी तरह से आर्थिक रूप से लाचार नहीं हो जाता है या लाचार होने वाली स्थिति में रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि IMF से लोन लेने का अर्थ हुआ कि उस देश में भारी आर्थिक संकट है या भारी आर्थिक संकट आने वाला है। ऐसी स्थिति में वैश्विक निवेशक उस देश में निवेश रोक देगा और जो भी निवेश किया होगा वो वापस लेना शुरू कर देगा। इससे उस देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो जाएगी। भारत IMF से 1990 के दशक में लोन लिया था जब यह भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, किंतु उसके बाद से उसने अब तक इससे लोन लिया ही नहीं, बल्कि अब यह पोटेंशियल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर के रूप में भूमिका निभा रहा है। और आशा है कि भारतीय रुपया आने वाले कुछ वर्षों में IMF के बास्केट में SDRs के रूप में शामिल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से चीन की मुद्रा रेनमिनबी इसमें 2015 में शामिल हुआ। यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 2020 में IMF से $6 बिलियन बेल आउट पैकेज के रूप में प्राप्त किया और फिर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उसने अपना कोटा का प्रयोग किया। यह देश चूंकि IMF से लोन प्राप्त किया है, इस कारण से यहाँ पर विदेशी निवेशक निवेश करने के लिए काफ़ी सोचेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने जाना कि IMF काम कैसे करता है और इसका महत्व कितना है। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि IMF के SDR में शामिल होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। नमस्कार।